मैं अपनी माँ से हमेशा कहता कि माँ मैं शादी करूंगा तो किसी शरीफ लड़की से करूंगा। माँ कहती कि हाँ बेटा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पर एक बात याद रखना, शहरों की लड़कियां शरीफ नहीं होती। शरीफ लड़कियां वो होती हैं जो गांव की कच्चे फिजा में पली बड़ी और जवान हुई हो। भला यहाँ की लड़कियों का क्या भरोसा। मुझे तो लगता है कि मैंने अगर तुम्हारी शादी यहाँ की तो ये लड़कियां मुझे अपने घर से भी दरबदर कर देगी। मैंने कहा अम्मा मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ कि किसी औरत की जाल में आ जाऊंगा। अम्मा कहने लगी कि तुम बच्चे नहीं, पर शादी के बाद मर्द अपनी बीवी का गुलाम हो जाता है। अम्मा की बातें सुनकर मुझे बहुत परेशानी होती। मैं समझ नहीं पाता था कि वो हर वक्त शरीफ औरतों की हकारत क्यों करती रहती हैं। हुल्ले से भला कैसे पता लग सकता है कि कोई औरत शरीफ है कि नहीं। बहरहाल अम्मा ने मुझे ये कहा कि मैं किसी गांव की लड़की से तुम्हारी शादी करूंगी। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था, गांव की हो या शहर की। मुझे तो बस एक अच्छी बीवी की तलाश थी, और फिर वो हुआ जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। अम्मा ने एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे खुशखबरी सुना दी कि अगले ही मोहल्ले में एक खानदान रहता है। इनका ताल्लुक हमारे गांव से आगे वाले गांव से है, यानी कि ये लोग हमारे इलाके के ही हैं। इसका मतलब कि हमारी जैसी रिवायात होंगी। इनकी मैं ऐसा करूंगी कि इनकी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए मांग लूंगी। मैंने कहा अम्मा मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। सच पूछे तो मैं गांव की लड़की की दिलचस्पी नहीं लेता था, पर अम्मा ने इस कदर इसरार किया। बोली कि बेटा वो लड़की ऐसी है कि तुम खूबसूरती देखोगे तो दंग रह जाओगे। ऐसी खूबसूरती तो शहर में भी नहीं होती। वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अम्मा की एक ये बात जो मुझे अच्छी लगी। मैंने दिल में ठान ली कि चलो अगर वो बहुत खूबसूरत हुई तो मैं शादी कर लूंगा। अम्मा ने बताया था कि ये लोग गाँव से ताल्लुक रखते हैं पर रहते शहर में है। तुम चाहो तो जाकर अपने से तसल्ली भी कराओ। मैंने कहा अम्मा मुझे क्या तसल्ली करनी, बस आपने जहाँ कह दिया मैं तो वही करूँगा। मैं तो खामोशी से अपनी शादी की तैयारियों का इंतजार कर रहा था। जानता था कि अब शादी करीब आने वाली है। बस कभी मैं अम्मा से ये कहता कि अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दें, मैं पैसे उधार भी लेकर आपको दे सकता हूँ। तो कभी अपने कपड़ों के बंदोबस्त का सोचता। गरज ये कि अम्मा ने बाहर से ही रिश्ता पक्का कर दिया। फिर एक दिन मुझे कहने लगी कि तुम भी मेरे साथ चलो, वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं अम्मा के साथ गया। दरअसल मैं लड़की वालों को खुद से मुतमईन करना चाहता था, पर जैसे ही हम लोग वहां जाकर बैठे, एक अजीब वाकया हुआ। एक लड़का जो कि इन लोगों से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं था, इसकी शक्ल सूरत भी काली सी थी, वो भी आकर लड़की के पास बैठ गया। लड़की इसके करीब ही बैठी हुई थी, जबकि इसकी माँ इन दोनों को घूर कर देख रही थी। बेटा शहाबुद्दीन तुम अंदर आ जाओ, इस औरत की माँ ने कहा। शहाबुद्दीन कौन है यह मुझे नहीं पता था, इसकी माँ ने खुद ही कहा। दरअसल ये इसका भाई है। दोनों हर वक्त आपस में लड़ते रहते हैं। माफ कीजिएगा, दोनों में जरा अकल शोर नहीं है। इस औरत ने शहाबुद्दीन को अंदर भेज दिया था। तब वो लड़की सीधी होकर बैठी और वो एक नजर भी मेरी तरफ देख नहीं रही थी। मैं इसको देखता तो वो नजर दूसरी तरफ फेर लेती। मुझे इसकी ये हया या फिर गुरूर बहुत ज्यादा पसंद आया। मैंने दिल में सोच लिया कि शादी करूंगा तो इसी से, और खूब बदला लूंगा इसके गुरूर का। लेकिन मैं जान गया था कि शादी करूंगा तो खुश ही रहूंगा, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे मालूम हो रहे थे, मुखल्लिस भी थे। पर शायद एक अजीब वाकया न होता तो मेरी राय न बदलती। हम लोग जब वहां से खा पी कर निकले तो वही लड़का जो कि पहले आकर इस लड़की जिसका नाम नूरैन था उसके पास बैठा था, वो वापस आ गया। मैंने देखा कि वो अपनी माँ से छुपकर मुझसे कोई बात करना चाहता था। मैं आगे आगे चल रहा था, वो झपक कर मेरे पास आया। औरतें पीछे बातें कर रही थी। जब वो मेरे पास पहुंच गया और मेरे कान में बोला, भैया आप जो कोई भी हो इस लड़के से शादी ना करना। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। इसके भाई होकर ये बात कर रहे हो मुझसे? मैंने हैरानी से पूछा था। हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अभी वो लड़का जिसका नाम शहाबुद्दीन था ये बातें कर ही रहा था कि मेरी अम्मा भी आ गई और इसकी माँ ने भी इसे आवाज दी कि अंदर आ जाओ। मैं हैरान था कि आखिर लड़की की सगे भाई ने ये बात क्यों की है। वो क्या चाहता है मुझसे कि मैं इसकी बहन से शादी ना करूं? भला कोई भी भाई ऐसा क्यों चाहेगा कि इसकी बहन घर में बैठी रहे, बाप की दहलीज पर पूरी हो जाए? तो मैं किसी से सवाल भी नहीं कर सकता था। अम्मा से पूछा कि लोग कैसे थे। बोली कि मैं तो पहले ही इनको जानती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। अब बात तुम्हारी है, तुम्हें वो लड़की बुरी न लगी हो। मैंने कहा अम्मा सवाल ही पैदा नहीं होता, वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसे खुद भी शादी करना चाहता हूँ।
मैं तो समझता था कि कोई गांव की लड़की होती, पर वो तो अच्छी खासी शहरी लगती है। अम्मा बोली, बस बेटा, इसने शहरी लड़कियों वाला सलीका और गांव की लड़की वाली वफादारी है, तो इससे शादी करोगे तो कभी पछताओगे नहीं। माँ की बात पर अमल करते हुए मैंने अपनी माँ से वादा कर लिया कि मैं इस शाजिया नामी लड़की से शादी जरूर करूंगा। बिला आखिर अम्मा मेरी बात पक्की करके आ गई। उन्होंने मंगने की रस्म भी कर दी थी, अब शादी होना बाकी थी। अम्मा ने मुझ पर खूब जोर लगाया कि मैं दिन भर रात भर मेहनत करूं, ताकि मेरी शादी वाले दिन मेरे पास अच्छा खाना खिलाने के पैसे भी हों और अपनी बीवी को वक्त भी दे सकूं। बीवी को कुछ देने के काबिल तो था, लेकिन मैं इतना बड़ा शादी का फंक्शन नहीं कर सकता था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप ही कुछ करें। अम्मा बोली कि बेटा, अब जो करना है तुमने ही करना है। वो लड़की अमीर खानदान से है, कुछ ना कुछ जहेज भी लाएगी। मैंने कहा, अम्मा खुदा का खौफ करें, मुझे तो वो लोग कहीं से अमीर नहीं लगे। अम्मा ने मुझे बताया कि इस लड़की की माँ ने मुझे बताया था कि हमारे शहर में कारोबार है। मैंने ये नहीं पूछा क्या कारोबार, पर अगर झूठ होता तो वो ये बात कहती ही क्यों। हमारे पूछने पर आखिर इसे बताना भी तो पड़ सकता था। अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की का भाई बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने अम्मा से भी कहा कि अम्मा, उसने ये बात की होगी। कहने लगा, बेटा, इस लड़की की उम्र तो कम थी, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा होगा, क्योंकि वो अपनी बहन के साथ बार बार लड़ रहा था। ऐसी लड़ाइयाँ तो बहन भाइयों में चलती रहती हैं। मैंने कहा, अम्मा, वो लड़का कम उम्र तो नहीं था, वो 25 साल का था। कम से कम वो इतना बच्चा भी नहीं था कि इतनी बड़ी बात अपनी बहन के बारे में कर देता और इसे पता भी न चलता। पता नहीं क्यों अम्मा को ये छोटी छोटी बातें नजर नहीं आ रही थी, जबकि मुझे ये चीजें बहुत बड़ी लग रही थी। अम्मा के कहने पर मैंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी, पर मुझे मालूम था कि मेरी बीवी अच्छी साबित नहीं होगी। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे सब शिकवे शबाहत सही साबित होने लगे। हुआ यूं कि मेरी शादी की तैयारियों के दौरान एक दिन हमारे घर के दरवाजे पर एक आदमी आया। ये आदमी अनजान था, पर जैसे ही मेरी नजर इसकी शक्ल पर पड़ी तो मैं समझ गया कि ये बिल्कुल वैसा ही आदमी था जैसा कि मुझे अपनी बीवी के घर पर इसके भाई के रूप में मिला था। वो इसकी इस सूरत से मिलता जुलता था। मैंने इससे पूछा कि आप कौन है। कहने लगा, आपसे आपकी भलाई की बात करने आया हूँ। मैंने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम क्या कहना चाहते हो, खुलकर कहो। बोला कि मैं आपको खाने पर लेकर जाऊंगा, तभी ये बात तफसील करूंगा, वरना मैं यहाँ खड़े होकर ये बात नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, मैं अंदर से तैयार होकर आता हूँ। बोला कि नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। होटल चलोगे तो ये बात बताऊंगा, वरना मेरे पास इतना वक्त नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। मैं अपनी होने वाली बीवी के बारे में वैसे ही बदतजस्सुस था कि वो मेरी तरफ देख नहीं रही थी। मैंने सोचा कि ये तो अच्छा हो जाएगा कि मुझे उस शख्स की बात सुनने को मिलेगी, तो ये मुझे कोई ना कोई मालूमात तो देगा ही। मैंने आगे पीछे नहीं देखा, सीधा इस लड़के के साथ अपने घर से निकल गया। अम्मा को बताया कि मेरा एक दोस्त मुझे लेने आया था। वो चाह रहा था कि हम दोनों मिलकर चाय पी लें। अम्मा तो मेरी बात सुनकर मुतमईन हो गई थी, पर जब मैंने होटल में जाकर इसकी बात सुनी तो मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था। इसने कहा था कि देखो मियाँ, मैं तुम्हारी खैर ख्वाही की बात कर रहा हूँ। जिस लड़के से तुम शादी करने जा रहे हो, इस लड़के से शादी करके तुम सारी जिंदगी पछताओगे। अगर तुम चाहो भी तो खुश नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हें हर हकीकत नहीं बता सकता कि मैं ये काम लड़की पर इल्जाम भी नहीं लगाना चाहता। बस मैं चाहता हूँ कि तुम होश और हवास से काम लो, और अगर खुदा न खास्ता तुम्हें इस लड़के से शादी करना भी पड़ जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा कि तुम अपनी जिंदगी को संवार सको। लेकिन इसके लिए तुम्हें उससे शादी की पहली रात ही ख्वाबो करना होगा। उसे बताना होगा कि तुम हमेशा उससे अपनी बात मनवाओगे। अगर वो तुम्हें ऐसी लगी कि तुमसे अपनी बात मनवाएगी तो तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। और हाँ, इस पर खास नजर रखना, शादी के बाद भी वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। ये बात तो मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया था कि एक लड़की के बारे में सब लोग कितनी बातें कर रहे हैं, हत्ता कि इसका सगा भाई भी ऐसा ही कह रहा है। तो ना जाने मेरी माँ को इस लड़के में ऐसी भी क्या खूबी नजर आई कि वह हर सूरत में शादी इससे करना चाहती है। ये ऐसी बातें थी जो मुझे दिल ही दिल में परेशान कर रही थी। मैं चाहकर भी इस लड़के से शादी करने का सोचता भी तो मुझे खुशी महसूस नहीं होती थी। मैंने ये बात अम्मा से की तो वो कहने लगी, तुम मुझे इस शख्स का नाम बताओ, मैं जाकर उन लड़के वालों से कहूंगी, इनसे पूछूंगी कि सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं। मैंने अम्मा के सामने हाथ जोड़ दिए। अम्मा, एक तो इस आदमी ने मुझसे नेकी की, ऊपर से अब मैं इसे ही इसके रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा कर दूं। इस बेचारे ने तो मुझे 400 रुपए का खाना भी खिलाया।
अम्मा कहने लगी, भाड़ में गया खाना। मुझे तो लगता है कि वो कोई खुश आमदीद था या फिर इनका बद हुआ था जो इसने तुमसे ये बात कही, वरना वो साफ साफ मदी बान करता। ऐसी थकी छुपी बात करने की क्या जरूरत थी एक लड़की के बारे में। वो इल्जाम भी नहीं लगाना चाहता और ऐसी उठ पटांग बातें भी कर रहा है। इसकी शादी से इसको मना कर रहा है, जो उससे अगले ही दिन शादी करने जा रहा है। मैंने कहा, अम्मा मैं उससे शादी करना तो नहीं चाहता, पर यह आपकी जिद है। कहने लगी कि ये मेरी जिद नहीं बल्कि तुम्हारे अब्बा की भी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी गाँव के किसी इलाके से हो। मैं अम्मा के सामने चुप कर गया था क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा जोर दे रही थी। यूँ मेरी शादी शाजिया से होना तय पा गई। फिर एक दिन शादी हॉल में शादी का इंतजाम हुआ। ये लोग काफी अमीर थे। इस लड़की की माँ अमीर थी, पैसा अच्छा खासा बनाया था। 3 बेटियां और भी थी। कहने लगी, बहन का बेटा तो एक ही है पर मेरी 3 बेटियां हैं। अच्छे तरीके से शादी कर लो और अपनी बेटी को रुखसत करूंगी तो बाकी बेटियों के भी रिश्ते आएंगे। अगर मैं ऐसा ना करूंगी तो लोगों पर अच्छा तासीर नहीं पड़ेगा। मैं ये बात समझ गया था। मैंने सोच लिया था कि चलो अच्छी बात है, इन लोगों के खर्चे करने से अम्मा को भी समझ आ जाएगी कि उन्होंने आज तक मेरी बचत जाया ही की है। खैर से मेरी शादी हो गई। शादी के सब रस्मों से फारिग होकर मुझे शाजिया के कमरे में जाना था, पर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे उस काले आदमी की वो बातें याद आ रही थी जो उसने होटल में मुझसे की थी। वो मुझे शादी की तकरीब में कहीं नजर नहीं आया था, हालांकि मैं इसे ढूंढता रहा था। सच बात यह है कि मैं इसे तफसील में पूछना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने शाजिया के बारे में इतनी बड़ी बात की, पर वो होता तो मुझे मिलता। वो तो शायद शादी में ही नहीं आया था। खैर मैं गैर मुतमईन सा शाजिया की तरफ जा रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी नजर सीधा शाजिया पर पड़ी, जो कि झुकी हुई बैठी थी। इसने घूंघट भी ओढ़ रखा था और ऐसे तरीके से कि मुझे ये नजर नहीं आ रहा था कि वो अंदर क्या कर रही है, पर वो झुकी कुछ तो कर रही थी जो मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं उसके पास गया। इसे पकड़ने की नीयत से फौरन ही मैंने इसके घूंघट को उठाकर ऊपर फेंका। देखा तो वो अपने दोनों हाथ बेड की शीट के साथ लगाई झुककर बैठी हुई थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। मैं हैरान रह गया। एक लम्हे को तो मुझे लगा कि शाजिया ये काम लड़की नहीं बल्कि नफ्सियाती मरीजा है। मैंने इससे पूछा कि शाजिया क्या बात है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मेरी एक बात तो यह है कि इसके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें करने का भी दिल नहीं कर रहा था। दिल इतना बदगुमान हो चुका था कि मैं शाजिया की शक्ल नहीं देखना चाहता था, क्योंकि मुझे शादी में सुकून चाहिए था, जो कि था नहीं। मैं और शाजिया बातें करने लगे। मैंने कहा, शाजिया हम दोनों की जिंदगी साथ कैसे गुजरेगी? बोली कि क्या मतलब है, मेरे साथ तो सभी की जिंदगी अच्छी ही गुजरी है, आपको भी कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं इसकी ये बातें सुनकर चौंक गया था। वो बहुत परएतमाद थी और खुले रंग के अंदाज में बोल रही थी। इसकी आवाज भी फटी फटी सी लग रही थी। लगता था जैसे वो साहिब सारी बोलती रही है। फिर मैंने इससे एक सवाल पूछा। मैंने कहा, शाजिया तुम्हारी जिंदगी में क्या कोई और भी रह चुका है? बोली कि रहने से क्या मुराद है तुम्हारी? मैं इसकी इस तरह का लहजा और बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। मैंने कहा, हमारी शादी की पहली रात है और तुमसे मुखातिब कर रही हो। क्या तुम्हें अपने शौहर के अदब करने का नहीं सिखाया गया? कहने लगे कि तुम मेरे शौहर हो, मेरे उस्ताद तो नहीं कि मैं तुम्हारी इज्जत करूं, तुमसे मोहब्बत करूंगी। मुझे अपनी बीवी की बात सुनकर हंसी भी आई, खुशी भी हुई कि चलो अच्छी बात है, वो मुझसे मोहब्बत तो करती है। कुछ दिन और गुजर गए। मेरी बीवी की हरकतें अब बदलने लगी थी। एक दिन मेरी बीवी घर से बाहर चली गई। ये तकरीबन शाम का वक्त था। मेरे बाकी सब मेहमान भी आए हुए थे। मेरे दौर पार के रिश्तेदार, कुछ पड़ोसी और दोस्त वगैरह, सबको मेरी शादी ही की दावत थी तकरीबन। लेकिन जब ये लोग आए तो मेरी बीवी घर से चली गई। मैं इसे हर जगह ढूंढता रहा मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। इस बात पर मैं हैरान भी हुआ और गुस्सा भी आया कि वो इस वक्त कहाँ चली गई, जबकि मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। शाम का वक्त हो गया था। अम्मा मुझसे बार बार पूछती कि शाजिया कहाँ गई। मैंने कहा, अम्मा आप ही की चहेती थी, खुदा जाने कि वो घर छोड़कर इस वक्त कहाँ चली गई है। अम्मा ने भी अपना सर पकड़ लिया। अम्मा बहुत परेशान थी, मुसलसल इसका इंतजार कर रही थी। जब दुल्हन ही घर पर ना हो तो लोग भला दुल्हन को कैसे देखते। खैर से मेहमानों में सब लोग आए ही अम्मी की बहू को देखने के लिए थे, मगर वो ही यहाँ पर नहीं थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, पर मैं ये भी जानता था कि अम्मा को जरूर सबक हो गया कि गांव की लड़की को बहाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वो भी अपने आप को कोस ही रही थी कि शाजिया घर के अंदर दाखिल हुई
पर उसका हुलिया तो देखने वाला नहीं था। हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी और कपड़े भी गंदे हो चुके थे। अम्मा फौरन ही इसे अंदर कमरे में ले आई। मैं भी इसके पीछे पीछे कमरे में आया। मैंने इसे देखते ही कहा, तुम कहाँ चली गई थी? वो भी बगैर बताए शादी वाला घर है, कुछ एहसास है तुम्हें? मेरी बात सुनकर इसने अपने बाल खोलते हुए और सोफे पर बैठकर कहा, हाँ तुम्हारा ही तो ख्याल है, इसलिए ये सब कर रही हूँ। मैंने कहा, तुम क्या कर रही हो? बोली कि बस तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम आम खाओ। अगर शादी को नए नए दिन न हुए होते तो शायद मैं इस पर हाथ उठा लेता। इसने बड़े ही घट्टे लहजे में यह बात की थी। इसकी आवाज बड़ी औरतों वाली थी और लहजा बाजारी ख्वातीन जैसा था। मुझे यह बात बुरी लग रही थी, लेकिन अम्मा के होते मैं इसे कुछ कह भी नहीं सकता था। बहरहाल मैंने इसे यह बात तो कह दी थी कि आइंदा तुम घर से जाओगी तो मुझे बताकर जाओगी, फिलहाल आकर मेहमानों से मिलो। बोली कि मैं तुम्हारे मेहमान से नहीं मिल सकती। मैंने कहा, यह क्या अजीब बात है, तुम क्यों मेरे मेहमान से नहीं मिलोगी, जबकि वो सब तुम्हें देखने आए हैं? बोली कि मुझे पसंद नहीं। मैंने इसे सख्ती से कहा कि तुम मेहमानों से मिलोगी। बोली कि अगर ना भी मिलूं तो तुम क्या कर लोगे? बेहतर है कि तुम मुझसे बहस ना करो। अम्मा भी मायूस होकर चली गई। मैं उसे जबरदस्ती घसीट कर बाहर ले आया था। अब मैंने उससे कहा कि दरवाजा मैं बंद कर दूंगा, सो तुम्हें इधर ही चलना पड़ेगा। खामखा कोई हमारे कमरे में तुम्हें देखने आ गया तो तब क्या करोगी? अभी मैंने ये बात की ही थी कि मेरी फुप्पो और इनकी दो बहनें, साथ ही मेरे चिच्चा जान भी मेरे कमरे की तरफ आ गई। इन्हें शायद मालूम था कि मैं अपनी बीवी के साथ कमरे में हूँ और अम्मा ने भी इनको बता दिया होगा, तभी ये लोग इधर देखने के लिए आ गए। मेरी चिच्चा को देखकर मेरी बीवी का रंग उड़ गया और वो मुंह छुपाने लगी। मेरे चिच्चा मुझे हैरत से देखने लगे, जैसे मैंने कोई अनोखी बात कर दी हो। ये क्या कर दिया तुमने बेटा? चिच्चा की हैरत देखने वाली थी। क्यों, ऐसा क्या किया मैंने? चिच्चा शादी ही तो की है। मैं अपनी बीवी की तरफ देखकर बोला। मेरी बीवी मुसलसल मुंह छुपा रही थी, वो बहुत परेशान थी। चिच्चा बोले कि बेटा तुम कम से कम अपने बाप जैसे चिच्चा से तो पूछते लेते कि किससे शादी कर रहे हो। तुम्हारी माँ ने, मेरी भाभी ने आज तक मेरी नहीं सुनी, पर इस मामले में तो मेरा मान रख लेती। उन्होंने जिस लड़के से तुम्हारी शादी की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने कहा, चिच्चा आप मेरी बीवी के मुंह पर इसे बदकिरदार कह रहे हैं। चिच्चा कानों को हाथ लगाते हुए इस्तगफार करते हुए बोले, नहीं बेटा, मैं इस पर इल्जाम लगाने वाला कौन होता हूँ? मेरी अपनी दो बेटियां हैं, पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद कि वो तुम समझे नहीं हो। तुमने एक आला खानदान से शादी नहीं की। अगर आला खानदान से शादी करते तो आगे भी आला नस्ल पैदा होती, जबकि जिस लड़के से तुमने शादी की है उसका खानदान बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये लोग जिस तरह पैसा कमाते हैं वो तो मुझे ही मालूम है। मैंने कहा, चिच्चा आप इल्जाम न लगाएं, सीधी बात बताएं। चिच्चा बोले कि बेटा तुम्हारी बीवी तो घर घर फेरी के चूड़ियां और बाकी चीजें बेचती है। इसकी खूबसूरती इसे विरासत में मिली है। तुम्हारी माँ खूबसूरती और खानदानीपन में फर्क महसूस नहीं कर सकी और इसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक ऐसी लड़की को देती जिसका खानदान ही ठीक नहीं। मैं तो कहता हूँ कि भाभी जी ने अपना औन को गंदा कर दिया है। ये कहकर चिच्चा वहाँ से चले गए और मेरी बीवी रोने लगी कि मैंने तो आपसे कभी कोई गिला नहीं किया था, ना ही आपसे आपकी जात पात और आपके पेशे के बारे में पूछा था। ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने घर वालों के लिए रोटी कमाती थी, इसलिए मैं ये काम करती थी। मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने आज तक हराम का एक निवाला भी नहीं खाया और तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। मेरी बीवी रोने लगी। मैंने चाचा से कहा कि चिच्चा आप खुदा के लिए यह बात किसी और को मत बताइएगा। गाँव के लोग वैसे ही बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैं अपनी बीवी से खुश हूँ, मेरे लिए यही काफी। यह कहकर मैंने अपने चाचा को वहाँ से वापस भेज दिया। बाकी खानदान वालों के मुंह बंद कर दिए, जबकि मेरी बीवी शाजिया ने मुझे बताया कि इनके रिश्तेदार भी ऐसे ही थे। बल्कि मेरा एक चचाजाद भाई इस दिन मेरे घर मेरा सगा भाई बनकर बैठा हुआ था। इसने शायद आपको कुछ कहा भी हो, पर वो मेरा असल भाई नहीं था। वो मेरा भाई होता तो कभी बात ना करता। वैसे भी इसका हमसे क्या मेल है? वो कौवा हम कबूतर। मेरी बीवी हंसकर बोली तो मुझे इसकी जिंदा दिली पर फख्र हुआ था। मुझे लगा कि वाकई मैंने एक सही लड़के से शादी की है। मेरी बीवी ने तो इस दिन भी मेहनत मजदूरी की थी। इसकी शादी थी, इसीलिए रात को वो उकड़ उकड़ कर बैठ नहीं सकी, सो खुद को आराम दे रही थी। मुझे ऐसी बीवी पर फख्र है जिसको माजी शफाफ है। इसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिस पर मुझे शर्मिंदगी हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह।